जनरल साहब आप जुड़े, आपने अपनी राय जाहिर की, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर। और अब बेंगलोर की तरफ रुख करते हैं। एक दहला देने वाली घटना बेंगलोर में हुई और उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। बेंगलोर में एक हत्याकांड हुआ। एक फ्लैट में महिला के शव के 30 टुकड़े फ्रिज के अंदर मिले। 30 टुकड़े। कमरा लगभग 19-20 दिनों से बंद था। जब बदबू आई कमरे से तो आसपास के लोगों ने, जो मकान मालिक थे, उनको फ़ोन किया कि आपके मकान से बहुत बदबू आ रही है, नाक रख पाना मुश्किल है। तो फिर आकर के उन्होंने देखा कि हाँ, ये बदबू है। उस मकान में जो महिला रहती थी, जिसको उन्होंने किराए पे दे रखा था, उस महिला के माँ को उन्होंने कॉल किया कि तुम आओ, तुम्हारी बेटी के कमरे से बदबू आ रही है। माँ आई और फिर गेट जब खोला गया तो कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था, जम चुका था और छोटे छोटे टुकड़े बॉडी के बाहर भी बिखरे पड़े थे। कीड़े फ्रिज के बाहर से रेंग रहे थे और जब फ्रिज को खोला गया तो वो बॉडी के टुकड़ों से भरा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में उसकी बॉडी को काट करके फ्रिज में रख दिया गया था। अब सवाल ये है कि जिस महिला के साथ इतनी बर्बरता की गई, उसकी पहचान क्या, वो क्या करती थी, कहां की रहने वाली थी? उसका नाम था महालक्ष्मी। बताया गया कि महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी की मां और बहन ने जब पुलिस की पूछताछ हुई तो बताया कि वे सभी लोग नेपाल के हैं और 2019 में नेपाल से रोजी रोटी के लिए बेंगलोर आए और उसी साल महालक्ष्मी की शादी एक आदमी से हुई, वो भी नेपाली है, उसका नाम हेमंत दास। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी के लिए ही नेपाल से बेंगलुरु आए और महालक्ष्मी की माँ, उसकी बहन भी आए। शादी के बाद महालक्ष्मी और हेमंत अपना रहने लगे और माँ और बहन अपना रहने लगे। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल दुकान पर काम करने लगा और महालक्ष्मी को एक मॉल में ब्यूटी शॉप में सेल्स वुमेन का काम मिल गया। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चलने लगी। एक मंगला इलाका है, वहीं एक किराए का मकान लिया और जीवन जीने लगे। हुआ ये कि महालक्ष्मी और उसके पति का जीवन पारिवारिक खुशहाल, एक बेटी भी हुई, लेकिन 2023 तक तो सब कुछ ठीक था। इसके बाद से वो टर्न लेने लगा। हेमंत को महालक्ष्मी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर शक हुआ, जिससे दोनों के बीच में तनाव बढ़ा और वे अलग हुए। हेमंत ने बेटी अपने पास रख ली। महालक्ष्मी 5 महीने पहले एक अलग मकान में, किराए के मकान में रहने लगी और शक पति को इसलिए हुआ कि एक अशरफ नाम का आदमी जो हेयर ड्रेसर था, उसके साथ महालक्ष्मी की नज़दीकियां बढ़ गई थी और तमाम लड़ाइयों के बाद भी घर के भीतर उठापटक होती रही, लेकिन महालक्ष्मी मानती नहीं थी, वो उससे मिला करती थी। उसके बाद वो अलग रहने लगी। अलग रहने के दौरान अब उसकी बॉडी मिली तो फिर हुआ कि या तो पति या फिर अशरफ, इन दोनों में से किसी ने उसकी हत्या की है। लेकिन दोनों के जो कॉल डिटेल्स थे और महालक्ष्मी का जो मोबाइल घर के भीतर मिला, वो मोबाइल बता रहा है कि 2 सितंबर के बाद से उसके ऊपर कोई कॉल नहीं आया। तो 2 सितंबर से लेकर के और 21 सितंबर तक, यानी कि लगभग 20 दिनों तक, 19 दिनों तक वो बॉडी क्या उस फ्रिज में थी। उसकी हत्या 2-3 सितंबर की रात में की गई होगी या इन दोनों तारीखों के बीच की हो गई होगी, क्योंकि उसके बाद कोई कॉल नहीं है। और ये जो 2 लोग हैं, पति और जिस आदमी से उसका प्रेम था, इन दोनों के सीडीआर में 2 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में कोई ऐसी कॉल नहीं है या उनके बीच में बातचीत नहीं है उनकी अपनी, जिससे ये लगे कि ये लोग जानते हैं उस घटना के बारे में। पुलिस ने बहुत पूछताछ की, लेकिन पूछताछ के बाद भी पुलिस को ये लग गया कि फिलहाल इस वारदात में इन दोनों का हाथ हो, इसका कोई सुराग मिल नहीं रहा है। फिर कौन?
कहा यह जाता है कि महालक्ष्मी एक आदमी के साथ आती और जाती थी। वो मॉल में जहाँ वो नौकरी करती थी वहाँ के लिए पिक करने और फिर वहाँ से घर ड्रॉप करने आया जाया करता था। लगभग सुबह 9:30 बजे वो उसको पिक करता था और रात में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ड्रॉप करता था। यह बात आस पड़ोस के लोगों ने बताई पुलिस को और अब उसकी तलाश कर रही है पुलिस। यानी कि कोई और भी है तीसरा किरदार जो इस हत्याकांड में शामिल हो सकता है या वही इसका गुनहगार हो सकता है। सवाल ये है कि ऐसी जिंदगी, दिल्ली में आपको याद होगा जिसमें एक लड़की के 30 टुकड़े 35 टुकड़े किए गए, आफताब ने किए, और बेंगलुरु में एक महिला के 30 टुकड़े। सवाल ये है कि जब घर के दायरे से, और दोनों घटनाओं में परिवार के दायरे से बाहर, परिवार के खिलाफ जा कर के हमने एक ऐसा रिश्ता बनाया जो रिश्ता हमको मौत के पास ले जाता है, और ऐसे शैतान, वाहियात, पिशाच तरह के लोग मिलते हैं जो टुकड़ों में काट करके और उस लड़की को या महिला को फेंक आते हैं या फ्रिज में डाल देते हैं। योगिता भयाना हैं, महिला अधिकारों के लिए लगातार लड़ती हैं, हमारे साथ हैं। योगिता, ये घटनाएं बार बार आती हैं और ये बहुत विचलित करती हैं, परेशान करती हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, या फिर हम परिवार के दायरे में जो सुरक्षा हम ले सकते हैं हम तोड़ करके कहीं जाते हैं। हम शायद अपनी किसी ऐसी ज़रूरत के लिए भागते हैं जो बेजा और गैर ज़रूरी है और हम अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालते हैं। ऐसे शैतान के हिस्से हम आ जाते हैं। दादा जी, मैं क्या बोलूं कि घर में परेशान है महिला या बाहर, क्योंकि अभी आपने दायरे की बात की और वो दायरा तोड़ कर आपने बताया वो गई, तो 40% महिलाएं तो अपने पतियों से ही पिटती हैं इस देश में। और ऐसा नहीं है कि पति मर्डर नहीं करते या टुकड़ों में नहीं कटते जी। तो ये बात नहीं है कि कहाँ कौन से दायरे में गई। वो अत्याचार तो अत्याचार है, किसने भी किया हो, चाहे वो हस्बैंड है या प्रेम प्रसंग में है या कोई भी है, कोई भी जात का है, कोई भी धर्म का है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान ऐसी घटना को अंजाम देता है वो आतंकी है, दरिंदा है। और मतलब ऐसे दरिंदे हमारे आसपास हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, भेष के हो, पति हो, कोई भी हो, कोई दोस्त भी हो सकता है। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस देश में। वो चाहे किस रूप में वो भेड़िया सामने आता है वो हमें नहीं पता चलता है। तो मुझे ये हैरानी है कि अब तक इसमें आक्रोश क्यों नहीं है। श्रद्धा वालकर का मामला ठंडा हो गया, क्यों ठंडा हो गया? थोड़ी बहुत आवाज उठी क्योंकि एक पर्टिकुलर धर्म का इंसान था, यहाँ पर भी अशफाक हो रहा है। पर अभी जब भी आपने भी बात की, आपने बाकी 2 लड़कों का नाम नहीं लिया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर धर्म के। तो ये जो धर्म में बांट के हम लोग बात करते हैं वो एक अलग मुद्दा है, पर हम लोग जुर्म को जुर्म की तरह नहीं देख पा रहे हैं इस देश में। ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जो आतंकी है वो बहुत बड़ा दरिंदा जो भेड़िया है, उसको उस तरह से देख के ढूंढ के निकालो, उस पर रिसर्च करो, उस पर क्यों नहीं काम होता, क्यों नहीं हम जान पाते कि हमारी बेटियां क्यों नहीं सुरक्षित है, चाहे वो बैंगलोर हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कहाँ पर सुरक्षित है हमारी बेटियां। तो ये एक, जब तक इस मुद्दे को मुद्दे से बात नहीं की जाएगी, मुझे नहीं लगता ऐसी घटनाएं रुकेंगी। और ये घटना भी नहीं है, मतलब घटनाओं का भी कहते हैं ना बाप है। हमारे देश में आतंकी हमले तो कम होते हैं, ऐसी हमारी बेटियां ज्यादा मारी जाती हैं। अगर आप कैलकुलेट करें दिन में, ये घटनाएं सामने आ जाती हैं क्योंकि पर्टिकुलर धर्म इन्वॉल्व है तो हाईलाइट हो जाता है, मीडिया भी उठा लेता है। पर ये घटनाएं हर गली मोहल्ले में हमारी घर की महिलाएं इसमें पिट कोई रही दो हैं। राय नहीं, मैं योगिता की बात सहमत हूँ। जब तक समाज बहुत संजीदा नहीं होता, आप सेंसिटिव नहीं होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और जब कभी भी आपके आस पड़ोस में कोई आदमी रहने आता है और वो आपसे संपर्क कम रखना चाहता है, जैसे महालक्ष्मी थी तो वो चाहती थी कि उसके आस पड़ोस के लोग उससे बात ना करें और लोगों को कम बताती थी, ठीक वैसे ही दिल्ली में जब श्रद्धा वालकर और आफताब आए तो वो भी आस पड़ोस के लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहते थे, चुपचाप जाते, चुपचाप आते थे। ये चुपचाप जाने आने वाले हमारे आपके पड़ोसी जो होते हैं उन पर नज़र रखना चाहिए। वो हैरान परेशान लोग भी हो सकते हैं और किसी खतरे में भी हो सकते हैं।
तो उनके बारे में हमारी सजगता भी उनकी ज़िंदगी बचा सकती है। और महिलाओं को लेकर के हमको सेंसिटिव होना चाहिए। योगिता बहुत लंबी लड़ाई लड़ती रही हैं, लंबे समय से लड़ती हैं और देश भर में लड़ती हैं, लेकिन एक योगिता के लड़ने से हालात नहीं बदलते हैं। हम सबको उस तरह से अपने आप को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, परिवार को, परिवार के मर्दों को खास करके, ताकि महिलाओं की सुरक्षा हम इंश्योर कर पाएँ। योगिता, आप जोड़ी, समय की तंगी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच